नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल से रियासती असम्बली का इजलास यानी बजट इजलास मुनक़िद हो रहा है और आपको ये भी बता दें कि 24 जुलाई को बजट पेश किया जाने वाला है। लेकिन जहाँ तक बजट इजलास का सवाल है, ये बजट इजलास ऐसा लगता है कि रियासत की तारीख में एक अहम संग मील साबित होगा, एक अहम मोड़ साबित होगा और इस बजट से अंदाज़ा हो जाएगा, यानी इस इजलास से अंदाज़ा हो जाएगा कि बीआरएस कितनी कमज़ोर हो गई है और बीआरएस के कितने अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूंगी, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन, खासतौर पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है बीआरएस, उसके अरकान का शिकार कर रही है और अब तक 10 अरकान असम्बली और 10 अरकान कानून साज काउंसिल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कल तक मजीद कई अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और बीआरएस का घर खाली हो जाएगा। और इस सिलसिले में जब केटीआर ने तनकीद की कि कल तक कांग्रेस बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करती रही कि वो कांग्रेस अरकान असम्बली का शिकार करती है, लेकिन अब बीआरएस का अरकान असम्बली का शिकार कर रही है कांग्रेस, क्या ये गैर दस्तूरी नहीं है? तो इसके जवाब में कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि बीआरएस के सरबराह केसीआर ने जिस अंदाज में कांग्रेस को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की थी और कांग्रेस को से रियासत को पाक करने का दावा किया था, उसी तरह अब हालात बदल गए हैं और बीआरएस की यह हाल हो गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि डी आधे के अंदर जो बीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए थे, फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, उनका एक बयान हालिया अरसे के दौरान मंजर आम पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीआरएस के तमाम अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, सिर्फ 4 अरकान असम्बली या जो केसीआर के ख़ानदान के अरकान हैं वही बाकी रह जाएंगे। तो बहरहाल कल का जो बजट यानी इजलास शुरू होने वाला है और बजट पेश किया जाने वाला है और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि इस बजट में ख़ास तौर पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत से अपील की है कि बजट में अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपये से लेकर 5000 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएँ और सब प्लान भी बनाया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सब प्लान ना होने की वजह से बजट बीआरएस हुकूमत में वापस चलाया जाया करता था। अब देखना है कि क्या इक़दाम करते हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजाहत से की तरफ और नईम वजाहत से पूछते हैं कि कल के इजलास जब शुरू होगा तो उसकी क्या खास बात होगी। देखिए, सबसे पहले कल जब असम्बली का इजलास शुरू होगा तो गवर्नर दोनों ऐवानों के अरकान से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। जी जी, बताया जा रहा है कि 11 बजे से इजलास का आगाज़ होगा और असम्बली और कौंसिल के अरकान से गवर्नर CP राधाकृष्णन खिताब करेंगे। इसके बाद असम्बली की कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुलतवी की जाएगी। 24 तारीख को गवर्नर के खुतबे पे इजहार तशक्कुर मुबाहिस होगी। लगता है कि शाम तक ये इजलास चलेगा। उसके बाद दूसरे दिन 25 जुलाई को 9 बजे काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि शायद तकरीबन 11 बजे असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। जी जी। अब असम्बली में पेश होने वाले बजट पर सारी तमाम तबक़ात की, तमाम मज़ाहिब की नज़रें लगी हुई है, बिलखुसूस अक़लियतों को भी। आपने बताया कि न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है और उन्हें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए हैं उसकी कापी पेश करते हुए कहा कि बजट में 4000 करोड़ रुपये माइनॉरिटी बजट देने का वादा किया गया था और साथ ही साथ 1000 रुपये अलहदा तौर पर सब्सिडी लोन देने का, सब्सिडी लोन के लिए मुख्तस करने का वादा किया गया था। 1000 करोड़ जी जी, उसको मुख्तस बजट में मुख्तस किया जाए और साथ ही साथ दूसरे जैसे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादे किए गए उन वादों का भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से को याद दिलाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बजट तजावीज़ वसूल हो चुके हैं, उसका संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं और यकीनन वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अक़लियतों के साथ इंसाफ हो सके। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है और अक़लियतों के साथ वादे के निभाने के मामले में अहद की पाबंद है। इस तरह से उन्होंने आमिर अली खान को तयख़ुन दिया है। अब बताया यह जा रहा है कि सरकारी ज़राए से कि
जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, जो बजट तजावीज़ पेश किया है, वो 4,350 करोड़ के करीब है या फिर 4,500 करोड़ के करीब है। इस तरह की बजट तजावीज़ पेश की गई हैं, इस तरह की इतलात वसूल हो रही हैं। लेकिन हुकूमत ने उसमें कितना उस पर नज़रसानी की है और कितना उस पर अमल किया है, 25 तारीख को इसका इल्म हो जाएगा। जी जी। रही बात आपकी कि कांग्रेस BRS के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत की बात की है, अभी तक 10 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके बाद असम्बली में BRS की अददी ताकत घट के 28 हो गई है। क्योंकि एक असम्बली हल्के पर ज़मीनी इंतखाबात हुआ था जहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी। 10 अरकान असम्बली कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद BRS के अरकान असम्बली की तादाद घटकर 28 हो गई है। साथ ही साथ कौंसल में 12 अरकान कौंसल जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं जी BRS के। अब देखना है, अब देखा ये जगह सॉरी 8 अरकान कानून साज कौंसल कांग्रेस में शामिल हुए। जी जी। पहले 2 हुए थे, बाद में असम्बली से पहले लोकसभा इंतखाबात के बाद 6 अरकान कानून साज कौंसल कांग्रेस में शामिल हुए। इस तरह 10 अरकान असम्बली और 8 अरकान कानून साज कौंसल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जबकि पहले से कांग्रेस के पास अरकान कानून साज कौंसल की तादाद 4 है। तो जुमला 40 रुकनी कानून साज कौंसल में कांग्रेस की अददी ताकत 12 है। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक उलट फेर का सवाल है, या फिर आप देखेंगे कि किस तरह जैसा करोगे वैसा भरोगे मुहावरा है, उसी तरह का ऐसा लगता है कि रियासत में सूरत हाल पैदा हो गई है। KCR ने जिस अंदाज में कांग्रेस अरकान असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल किया था, उसके बाद आपने देखा कि कई यानी कानूनी कशाकश भी हुई थी। उसके बाद इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात में BRS को शिकस्त होती है। BRS सिर्फ 39 नशस्तों तक महदूद हो जाती है, जबकि कांग्रेस को 64 नशस्तों पर कामयाबी मिलती है और उसकी हलीफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 नशस्त पर कामयाबी मिलती है। तो इस तरह 65 हल्कों में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है। आपने देखा कि फिर उसके बाद 38 जो अरकान बाकी रह जाते हैं BRS के, उसमें से भी एक रुकन असम्बली का जो सिकंदराबाद कंटोनमेंट से ताल्लुक़ रखती थी, उनका एक सड़क हादसे में इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है। इस तरह कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद 76 हो जाती है, 66 हो जाती है। फिर आपने देखा कि 10 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो फिर अब इनकी तादाद जो है 66 से बढ़कर 76 हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है 75 कांग्रेस की, एक CPI की जी। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो अरकान असम्बली की तादाद है उसमें अचानक इजाफा हो सकता है। नहीं, देखिए तकरीबन BRS के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल कांग्रेस से राब्ते में हैं। बताया तो ये जा रहा था कि असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले वो तमाम शामिल हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह को हिदायत दी है कि वो जिन अरकान BRS के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, उन हलकों में कांग्रेस के एतमाद कायदीन को भी एतमाद में लें, ताकि उनमें नाराज़गी ना फैले। उसके बाद उन्हें पार्टी में शामिल करने का मशवरा दिया गया है। शायद इसलिए मैं समझता हूँ कि वो पार्टी में मशावरा जारी, जिसकी वजह से इमीडिएट जल्द से जल्द BRS के अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। जी जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर ये बजट इजलास जब पेश किया जाएगा तो उसमें अक़लियतों के लिए जो ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया था, जो उसमें वादे किए गए थे, क्या उस पर अमलावरी की जाएगी? देखिए, तवक्को तो यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वादे किए गए थे उसको पहले साल में अक़लियती बजट में शामिल किया जाए। जी। तो अब हुकूमत की जानिब से अभी तक बड़े पैमाने पर बजट इजलास की तैयारियों का जायज़ा इजलास लिया गया है। मुख्तलिफ महकूमजात के बजट तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। तवक्को यही की जा रही है कि कम से कम 4000 करोड़ तो बजट मिलना चाहिए। जी जी। अगर कुछ कमी बेशी होती है तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर उसको और उसमें शामिल कर लिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही बात बजट इजलास की, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत का जो बजट पेश किया जाने वाला है, आम बजट 2024, उस सिलसिले में भी आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है। तो बहरहाल आपको ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह की सरगर्मियाँ मरकज़ी सतह पर भी हो जा रही हैं और रियासती सतह पर भी। लेकिन एक बात यह है कि हालिया अरसे के दौरान कल ही आपने देखा कि किस तरह रेवंत रेड्डी अपनी टीम को लेकर दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने मरकज़ी क़यादत से मुलाकात की। ख़ासतौर पर जो तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है उसमें प्रियंका गांधी के साथ भी उन्हें बताया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि बजट इजलास के बारे में गौर किया गया या फिर अरकान असम्बली को शामिल करने के बारे में BRS के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ करने का वादा किया था जी, और मैं समझता हूँ कि 7-8 महीने में
उसकी पहल का आगाज़ कर दिया गया है। 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक जिनके खर्च माफ़ करना है उनके खर्च माफ़ कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में डाल दिए गए। अच्छा, इस स्कीम पर अमल करने के जो कामयाबी से जो अमल किया गया है, इससे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को वाकिफ कराने के लिए चीफ मिनिस्टर और वज़ीरा दिल्ली गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वरंगल में जिस ग्राउंड पे किसानों के कर्ज माफ़ करने का राहुल गांधी वादा किया था, उस ग्राउंड पर 28 जुलाई को एक जलसा मुनक़िद करने की तैयारी की जा रही है। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसका तस्दीक नहीं हुई है। राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को मद्दू करने के लिए चीफ मिनिस्टर और वज़ीरा दिल्ली गए। उनसे इस मसले पे बात ये कहेंगे कि हमने वादा किया था, वादे के मुताबिक 7,000 करोड़ रुपये किसानों के बैंक अकाउंट में डाल दिए गए हैं। मज़ीद जो 1 लाख रुपए हैं वो 15 अगस्त से क़ब्ल माफ़ कर दिए जाएंगे। इसलिए किसानों का एक इज़हार तशक्कुर इजलास मुनक़िद किया जाने का फ़ैसला किया गया है। समझा जा रहा है कि 28 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की जानिब से जल्द से आम का इनेकाद करने की तैयारी की जा रही है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे सीनियर कायदीन इसके लिए हामी बढ़ते हैं, वक्त देते हैं, तो मुनक़िद किया जाएगा, या नहीं तो फिर मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त के बाद और एक इजलास फिर से मुनक़िद किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान की सालिमियत से, उसके इत्तेहाद से है और आप देखेंगे कि उसकी बक़ा से है। जहाँ तक मजहबी तंजीमों का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह मजहबी जुनून अगर पैदा हो जाता है तो तबाही व बर्बादी उस कौम का, उस मुल्क का मुक़द्दर बन जाता है। और हमारे सामने हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मौजूद है, जहाँ पर मजहबी तंजीमें इस कदर ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि इंतहा पसंदी नक़्ते उरूज पर पहुँच गई। और फिर आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान एक नाकाम मुमलिकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और हिंदुस्तान का जो बैरूनी ज़र मुबादिला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 660 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के 9 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे, फ़ौज की मुदाखिलत और यहाँ तक कि हुकूमतों को गिराना, हुकूमतों को बनाना, यानी एक अजीब व गरीब सूरत हाल पाकिस्तान में पाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि वहाँ जमहूरियत के काज को नुकसान पहुँचाना है। इसके अलावा वहाँ जो मजहबी जुनून पसंदी है उसको परवान चढ़ाना है। जहाँ पर भी मजहबी जुनून पसंदी आ जाएगी तो यकीन मानिए तबाही व बर्बादी आ जाएगी। कभी गांधी जी का कत्ल होगा तो फिर कभी आप देखेंगे कि राजीव गांधी को कत्ल कर दिया जाएगा, तो कभी इंदिरा गांधी को गोलियां मार दी जाएंगी। ये सब मजहबी जुनून पसंदी का सबब होते हैं, का सबब थे और सबब रहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम बात कर रहे हैं RSS की। RSS पर आपने देखा कि किस तरह महात्मा गांधी के कत्ल के बाद 1948 में नेहरू और सरदार पटेल के, नेहरू की हुकूमत जब थी, पंडित नेहरू की, उनकी हुकूमत में वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ सरदार पटेल ने, जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पाबंदियाँ आयद कर दी थी। और बाद में RSS ने कहा कि हम दस्तूर की एहतराम करेंगे, हम हिंदुस्तान के दस्तूर का, हिंदुस्तान के परचम का, हिंदुस्तान की जमहूरियत का, हिंदुस्तान के कौमी तराने का एहतराम करेंगे और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे। तब कहीं जाकर वो पाबंदी उठाई गई थी। और आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने तकरीबन 58 साल पहले RSS की सरगर्मियों में सरकारी मुलाजिमीन के हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन अब चूंकि 1925 में RSS का क़याम अमल में आया था, अब चूंकि 2025 में RSS के क़याम को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में इन तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी कल तक जो RSS के को आंखें दिखा रहे थे, अब RSS की चापलूसी करने लगे हैं और RSS के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि RSS में जो कौमी सरकारी मुलाजिमीन हैं, वो जिनके सरगर्मियों में RSS की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, अब वो पाबंदी हटा ली गई है। इस सिलसिले में जयराम रमेश का एक बयान सामने आया और कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में भी इस पाबंदी को नहीं हटाया गया था, लेकिन वाजपेयी की हुकूमत के इस तरह से गुरेज करने के बावजूद मोदी हुकूमत ने ये पाबंदी हटा दी है और उन्हें यकीन है कि ब्यूरोक्रेसी अब हाफ पॉइंट में आ जाएगी। और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया है कि इस तरह की जो हरकत की गई है हुकूमत की जानिब से, उससे ऐसा लगता है कि अगर सरकारी मुलाजिमीन या ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी RSS से जुड़ेगी या उसके सरगर्मियों में हिस्सा लेगी तो फिर वो कौम के वफादार नहीं रहेंगे। इस बात की उन्होंने यानी आप देखेंगे कि शुबा जाहिर किया है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, RSS की जो तरबियत होती है, हाँ,
वो तशद्दुद पर मुबनी होती है। जी, हथियार चलाने की तरबियत दी जाती है, तलवार चलाने की क्या ज़रूरत है, तलवार चलाने की वहाँ पर तरबियत दी जाती है, बंदूक चलाने की वहाँ पर तरबियत दी जाती है। तो इससे मैं समझता हूँ कि खून खराबा पड़ेगा। अगर इस ऐसी तरबियत में सरकारी मुलाजमीन को वहाँ पर शामिल किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन के जहन जो पहले से नाकारा हो चुके हैं 10 साल के दौरान, जी जी, हम जहर आलूद हो चुके हैं, उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और हर जगह पे, जैसा उत्तर प्रदेश की एक हम देख रहे हैं, जी यात्रा है, वहाँ पर दुकानों पे मुसलमानों के नाम लिखने की हिदायत दी गई है। इस तरह के अब मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का चलन शुरू होगा, क्योंकि जो आइडियोलॉजी आरएसएस की है वो मुखालिफ मुसलमान है, जी जी, तो और मुखालिफ दलित है, जी जी। तो जहाँ अब ऐसा लगेगा कि एसटी एससी बीसी तबकात मुसलमानों की तो के खिलाफ वर्जी होंगी हर हकूक़ की, साथ में अब एससी एसटी बीसी को भी वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये मुलाजमीन को मजबूर करना नहीं है कि तुम आरएसएस में शामिल हो जाओ, आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लो तो तुम भी तरक्की करोगे? क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है, नहीं मुझे साहब, खुद कई अदालत के जो फैसले आए हैं उस पर शुकूक व शुबात का इजहार किया गया है और जजेस ने बाद में रिटायर्ड होने के बाद ये ऐलान किया कि हम आरएसएस से हमदर्दी रखने वाले थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर जहर इस तरह फैलता जाए तो फिर जिस्म नाकारा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है एक तरफ तो आरएसएस को खुश करने की, जैसा आपने कहा कि एक पॉलिसी है, दूसरी तरफ ऐसे कई ऑफिसर्स है, आला ओहदों पर फायज है, जिनके जहनीत आरएसएस पर मबनी है। जी, वो चाहते हैं कि वो आरएसएस के प्रोग्रामों में हिस्सा लें। शायद वो लोग भी हुकूमत पर दबाव बनाए होंगे, मोदी पे दबाव बनाए होंगे, उसका नतीजा ये होगा, हो सकता है उसका नतीजा ये होगा कि हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त दी है। मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है हिंदुस्तान की मफादात के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की वफादारी के लिए मैं समझता हूँ कि नुकसानदायक है। बहरहाल इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान मंजर आम पर आया है, उन्होंने ट्वीट किया है, यानी एक्स के पर एक बयान पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान की सालिमियत और उसके इत्तेहाद के लिए ख़तरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस ने वाज़ेह तौर पर ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम हिंदुस्तानी परचम का और हिंदुस्तानी दस्तूर का, हिंदुस्तानी जमहूरियत का एहतराम करेंगे, तब कहीं जाकर नेहरू की जो हुकूमत थी उसके वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने उस पर पाबंदी उठा दी थी कि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस ब्यूरोक्रेसी जुड़ जाएगी आरएसएस से तो फिर वो आरएसएस के वफादार हो जाएंगे, मुल्क के वफादार नहीं रहेंगे बाकी। देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं आपने कहा था कि पहले इम्तनात कर दिया गया, बाद में उनकी बात सुन के फिर दोबारा इम्तना हटा दिया गया। आपको 1992 में लेके चलता हूँ। जी जी, बाबरी मस्जिद का निज़ाम जब हुआ था तो आरएसएस वहाँ पर मौजूद थी, तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे जो थे वो भी इनका ताल्लुक़ आरएसएस से था। मुसलमानों के जज्बात को देखते हुए पूरे मुल्क में जिस तरह आग लग गई थी, बीजेपी के पहले तो बाबरी मस्जिद को ढाने का पूरा मौका दे दिया, निज़ाम करने का, शहीद करने का पूरा मौका फराहम किया गया। उन्हें बच के निकलने का भी मौका फराहम किया गया, उन्हें ना गिरफ्तार किया गया ना कुछ किया गया। उसके बाद पूरे मुल्क में जब फसादात फट पड़े तो ज़्यादातर उसमें मौत मुसलमानों की हुई, गिरफ्तार भी मुसलमानों के हुए और मैं समझता हूँ सज़ा भी मुसलमानों को ज़्यादा मिली, मुकदमात भी मुसलमानों पर ज़्यादा। लेकिन मुसलमानों की आँखों को आंसू पहुँचने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मुल्क के 3 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी, उन हुकूमत को मनसूख कर दिया, तो बरतरफ कर दिया था। तो ये क्या था, एक तरफ के अरे चलो भाई हमने एक कार्रवाई की है। और नहीं मुझे सब आपको याद होगा तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर टीवी पर ऐलान किया था, कौमी टीवी पर ऐलान किया था कि हम मस्जिद दोबारा बनाएंगे। सही है, तो वो तो सिर्फ खाली खुश करने की बात थी। उसके बाद जैसे बीजेपी को 3 स्टेट्स में बरतरफ कर दिया गया था, अब ये भी ऐसी हुआ। पहले गांधी जी को पर जैसा कत्ल किया गया, फौरी इम्तनात किया गया, बाद में उनकी जब एक अर्जी आई कि हम वो वतन के वफादार रहेंगे, वो आप माफ़ कर दिया। जी जी, तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो आरएसएस है हिंदुस्तान की सियासत पे और मैं समझता हूँ कि तमाम शोबों में अपनी गिरफ्त रखती है। जी जी, और उन्हीं के इशारों पे काम हो रहे हैं। आज ये बताऊँ, हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत ने जो फैसला किया है कि सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस के सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त रहेगी, तो ये समझता हूँ कि दबाव का नतीजा है और इससे मुल्क बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा।
और देखेंगे कि अजीबोगरीब इकदाम किए जा रहे हैं, हालांकि अक्सरियत में नहीं है ये हुकूमत, उसके बावजूद भी इस तरह के इकदाम करते हुए जो खोया हुआ मुकाम है हिंदुओं में, उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हालिया पार्लिमानी इंतखाबात का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह बीजेपी 240 नशस्तों तक सिमट कर रह गई, हालांकि 272 जो है वो जादुई अदद था, और बीजेपी बड़े यानी जोम से ये कह रही थी कि हम यानी 400 से ज़ायद नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे, और उसका ये जो दावा था वो दावा ही रह गया, और बीजेपी 240 नशस्तों तक महदूद होकर रह गई। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसी रियासत जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह के इकदाम किए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वहाँ बीजेपी सिर्फ 80 में से 33 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि अपोजिशन 43 नशस्तें हासिल करते हुए बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। खास तौर पर अयोध्या जैसे पार्लिमानी हल्के से बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, और आपने देखा कि वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शर्मनाक कामयाबी मिली। तो अंदाजा आप लगाइए कि इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, बीजेपी का मुकाम जो है घट गया है। नहीं, गलत कह रहे हैं। तब जैसे ही जिससे रिजल्ट आया था सबने यही कहा था कि बैसाखी के ऊपर हुकूमत चल रही है, एक तरफ नायडू है, दूसरी तरफ नीतीश बाबू है, दोनों के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बल्कि आप बता दें कि इतना बड़ा फैसला हो चुका है, सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। ये जो दो बाजू बैसाखी है, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। जी जी, मैं समझता हूँ कि वो जो बैसाखियाँ हैं वो खुद कमज़ोर हैं, हो सकता है जो अपने मफादात की उन्हें फिक्र है। जी, तो बताना यही चाह रहा हूँ कि अब तक लोग यही कह रहे थे कि नहीं मोदी का हो गया काम, अब दोनों मिलके उथल पथल करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जब बजट की बात आई तो अब देख लेना, कल पूरी रियासत मुल्क के तमाम रियासतों में अगर सबसे ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, स्कीमात मिलेंगे, तो या तो आंध्र प्रदेश को मिलेंगे या फिर बिहार को मिलेंगे। जी जी, क्योंकि उनका इनाम देते हुए उनके मुंह बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा, यानी कोई इतराज़ नहीं कर सकेंगे, हम जो करेंगे कर लें, आप खामोश रहें, आप अपनी आंखें बंद कर लें, अपने कान बंद कर लें, अपना मुंह बंद कर लें। बस यही हो रहा है। गांधी जी ने जिस तरह कहा था बंदर का जो आप मिसाल दी जाती है, ना बुरा देखूंगा, ना बुरा सुनूंगा, ना बुरा बोलूंगा, तो हो सकता है ये भी पार्टियां यही बिल्कुल यही करेंगे। अब देख लो ना आप, एक आपका इतना बड़ा मुतनाज़ा फैसला है, हाँ, इस पर दोनों जमातें जिनकी नजरियात सेकुलरिज्म पे मुबनी है बताया जाता है, वो भी खामोश है। अब अंदाजा लगाइए कि नागपुर में कभी कौमी परचम नहीं लहराया गया, कितनी शर्म की बात है। और बड़ी बात करते हैं, जय हिंद की बात करते हैं, भारत माता की जय की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस को ना भारत माता के बारे में मालूम है, ना बीजेपी कायदीन को भारत माता के बारे में मालूम है, और ना ही जय हिंद के बारे में मालूम है। भारत माता का मतलब आपको बता दूं कि मदर इंडिया को भारत माता कहते हैं, उर्दू में उसका तर्जुमा होता है बी अम्मा, और बी अम्मा ये भारत माता का नाम अगर किसी ने दिया है तो वो गांधी जी है, जिन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली कि वालदा मोहतरमा इबादी बानू बेगम अलमारूफ बी अम्मा को दिया था। नहीं मजा साहब? जी जी, बिल्कुल सही। देखा, ये हम सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम हमारे बच्चों को तारीख से वाकिफ नहीं करते। और मैं समझता हूँ उनके बच्चों को, यानी बीजेपी के जो हैं, आरएसएस के, उनके भी तारीख वाकिफ होना चाहिए। देखिए, उनको वाकिफ होने की अब क्या है, टेलीविजन पे बहुत से चैनल्स आ जा रहे हैं, जी जी जी, जो तोड़ मरोड़ कर स्टोरीज पेश कर रहे हैं। जी जी, मुगलिया दौर को जालिमों की तरह पेश कर रहे हैं। और आप देखिए मुगलिया दौर का अच्छा आपने जिक्र किया है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि मुगलिया दौर को इस कदर बुरे अंदाज में यानी पेश करते हैं ये इस हुकूमत में पिछले 10 वर्षों के दौरान, 11 वर्षों के दौरान। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं हम दो हमारे दो कौन है। उनका इशारा था अमित शाह और मोदी की तरफ, और दूसरी तरफ अडानी और अंबानी की तरफ। और अंबानी के बेटे की शादी होती है अनंत अंबानी के, और उसमें 5,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया जाता है। और आपको यही बता दूं कि उनके पास जो बाजूबंद है वो है शाहजहां का बाजूबंद, और जिसकी कीमत कहा जाता है 200 करोड़ है। आप शाहजहां की यादगार तो पहन लेते हैं और दौलत की नुमाइश करते हैं, लेकिन जब मुगल बादशाहों की बात आती है तो उन्हें गालियां देते हैं। जी, तो आजकल माहौल हो गया ऐसा है। अब फिल्में उसी तरह बन रही हैं जी, मुसलमानों के खिलाफ। अब कभी पहले की फिल्में देख लीजिए आप, जी जी, अब की फिल्में देख लीजिए। अब तो फिल्मों में सियासत मजहब को जोड़ दिया गया है। जी जी, और हर अच्छी चीज़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया आने के बाद तो दीवाने हो गए हैं लोग, मनमानी बातें कर रहे हैं, हर किसी को किसी ना किसी से जोड़ दिया जा रहा है, किसी ना किसी पर झूठे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, किसी की तारीख को मस्क किया जा रहा है, किसी की ज़िंदगी को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है।
इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बहुत अफसोस की बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक आरएसएस पर पाबंदी का सवाल है, 1966 में ये सरकारी मुलाजिमीन के आरएसएस सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की गई थी, फिर 1970 में, फिर 1980 में भी ये पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर सरकारी मुलाजिमीन आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे तो फिर उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो नज़रियात है, वो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके जहनों में, अज़हान और क़ुलूब में दाखिल हो जाएंगे और वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों से। ऐसे में हुकूमत को इस तरह के इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि जहाँ तक नईम आज़ाद ने कानोड़िया जो प्रजा यात्रा का जिक्र किया है, कानोड़िया यात्रा का उत्तर प्रदेश में, वहाँ की हुकूमत ने, योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उस रास्ते से जो यात्रा गुजरती है, जिन रास्तों से, वहाँ मौजूद ढाबे हैं, खाने पीने की अशिया के रेस्टोरेंट्स है या ठेला बंडी है, उन पर मालिक के दुकान या जो भी मालिक है ठेला बंडी का या ढाबे का या रेस्टोरेंट का, उसका नाम और मुलाजिमीन के नाम बाज़ाब्ता तौर पर लिखना लाजमी करार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त तमाचा योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर दिया है, कि चेहरे पर दिया है, और कहा है कि इस तरह की हरकतें गैर कानूनी है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, और ना ही पुलिस किसी को मजबूर कर सकती है कि वो अपना नाम अपने दुकान पर लिखे, अपना नाम या मालिक का या मुलाजिमीन का। लेकिन प्रकाश राज जो फिल्म स्टार है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, अगर ये हुकूमत इस कानून या यात्रा के दौरान दुकानों के मालिकीन और मुलाजिमीन के नाम लिखने की शर्त रखती है, तो फिर क्यों हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, उन बीफ एक्सपोर्टर्स के नाम जाहिर क्यों नहीं करती, मुलाजिमीन के नाम जाहिर नहीं करती। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हिंदुस्तान का गाय का गोश्त दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करने का सवाल है, तो बता दूं कि कोई मुसलमान फैक्ट्री इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो कंपनीज है वो नॉन मुस्लिम्स की है, गैर मुस्लिमों की है, और सिर्फ ये नाम रखते हैं मुसलमानों का, जैसे अल कबीर वगैरह, और काम करते हैं खुद। तो आप अंदाजा कीजिए कि मोदी हुकूमत में बीफ एक्सपोर्ट्स हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हो गए हैं। जी देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अभी कहा था कि हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती को बहुत रूज मिल रहा है, और जो जुनूनी हैं वो उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन चंद सेकुलर लोग भी है जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हालिया लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, उसके बाद सेकुलरिज्म के चाहने वालों की उम्मीदें बढ़ी हैं, राहुल गांधी पे टिकी हुई हैं। अब देखना है कि पार्लियामेंट में आपने आरएलडी जो है वो मरकज़ी हुकूमत में शामिल है, लेकिन आरएलडी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो और दूसरी जमातें भी मुखालिफत कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी को माजूरत खाई करते हुए अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। मगर जो आग चिंगारी लगा दी गई है, अब इसकी ये जो चिंगारी है, पहले आज मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उठी है, कल राजस्थान में होगा, फिर मध्य प्रदेश में होगा, फिर जिन जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर इसको लागू करने की कोशिश की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद नोटिस लेते हुए, सुमोटो एक्शन लेते हुए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जानिब से अगर जो रिमार्क किए गए हैं, जो फैसला लिया गया है, अगर वो उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं, खैर मकदम करते हैं, अगर इसी तरह से 10 साल पहले से भी अगर इस तरह की सरजनिश होती रहती हुकूमतों को जो मुल्क का ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है, लेकिन नाज़रीन एक अहम खबर है, और वो खबर यह है कि हम चाहते हैं कि सियासत टीवी के ज़रिए, सियासत अखबार के ज़रिए मिल्लत के नौजवानों को बिलखुसूस आप देखेंगे कि होनवान जो नौजवान हैं किस तरह वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, हालांकि उनकी उम्र नहीं होती है, उसके बावजूद वो इस कदर ख़तरनाक अंदाज में गाड़ियाँ चलाते हैं जिससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। अब अंदाज़ा कीजिए कि कुछ नौजवान अगर शहर से रवाना होते हैं सिंगोर डैम के लिए, वो देखने के लिए, ठीक है चलिए अपने वालिदैन के साथ जाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिए माँ बाप हो या फिर नौजवान हो, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी यूँ ही नहीं मिलती, एक मरतबा मिलती है ज़िंदगी। और आपको बता दूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, और आपको दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है कुछ मकसद के लिए। आप खुद अगर गाड़ी चलाते हुए खुद को अपने बहुत ही तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाते हुए खुद को हलाकत में डालते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। मुझे साहब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई जवान बच्चे इंतकाल कर जाएँ तो क्या हाल होगा उनके माँ बाप का। वो बच्चों को जब वो माँ बाप बनेंगे ना, उसका अंदाज़ा होगा। जी। देखिए, सेल्फी के शौक़ ने, जुनून ने हादसात में इजाफा कर दिया। जी हाँ, स्टंट कर रहे हैं रील बनाने के लिए, गाड़ियाँ इस तरह से तेज़ चला रहे हैं, जिसके नतीजे में हादसात पेश आ रहे हैं, और हादसात में नौजवानों की हलाकत, मौत वाक़ई हो रही है।
बहुत आप उन माँ बाप को देखें जिनके बच्चों का, जवान बच्चों का उनके नज़रों के सामने, आंखों के सामने हादसात में मौत वाक़ होगी, तो उन पर क्या गुजरती है, उनका नौजवान बच्चों को उसका अंदाज़ा नहीं। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा माशरे को चौकस होना चाहिए और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए। ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि इसके लिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में मोरल वैल्यूज़ पर क्लासेस चलानी चाहिए। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि देखो बहुत यानी अगर आप साइकिल भी चलाते हैं तो बहुत ही एहतियात से चलाएँ, जो भी काम करें एहतियात से करें। ख़ास तौर पर ड्राइविंग के मामले में तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वरना ये ज़िंदगी जो कीमती होती है वो चले जाए तो फिर लौट कर नहीं आती, बस यादें बाकी रह जाती हैं। मेरा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।